नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल आप बिल्कुल सिंपली समझिए, एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे हम एक शॉप में जाते हैं, कोई भी शॉप है तो उसमें जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, वो अलग अलग सामान को अलग अलग जगह पे रखता है। जैसे कि शॉप है यानी साबुन और बिस्कुट को वो अलग अलग जगह पे रखेगा ताकि उसको आसानी से, वो जब कोई उसकी दुकान से उसको परचेज करने आए तो वो आसानी से उसको उठा के दे सके। तो इसी तरह से अराउंड द ईयर 1800 1800 वर्ष के आसपास, यानी जब 1800 साल था उस टाइम क्या था, उस समय 30 एलिमेंट नोन थे। तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उनके लिए एक चैलेंज था कि वो इन 30 एलिमेंट को किस तरह से अरेंज करें, किस तरह से ऑर्डरली एंड प्रॉपरली अरेंज करें ताकि इनको याद रखने में आसानी हो सके। तो उस समय पे बहुत से साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे। तो इन एलिमेंट्स को अरेंज करने का सबसे पहले लॉ जिसने दिया वो दिया डोबर्नियर ने, जिसके बारे हम पढ़ते हैं, ये हमारे सिलेबस में भी है। डोबर्नियर ने, डोबर्नियर ट्रायड्स। तो ट्रायड्स क्या होता है? ट्रायड्स इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट which have similar properties। ये होता है ट्रायड। तो डोबर्नियर ने अपने लॉ में क्या कहा, डोबर्नियर ने किस तरह से एक्सप्लेन किया? डोबर्नियर ने कहा, डोबर्नियर ने जो डोबर्नियर ट्रायड्स दिया, ट्रायड्स क्या होता है? ट्रायड्स इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स व्हिच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ट्रायड एक ग्रुप होता है 3 एलिमेंट का जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो डोबर्नियर ने क्या कहा? डोबर्नियर ने कहा कि यदि हम एक ट्रायड में 3 एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास, याद रखिएगा, उनके एटॉमिक मास, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करें, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से हम अरेंज करें, तो क्या होगा? जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे एक ट्रायड में 3 एलिमेंट है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ए बी एंड सी। तो डोबर्नियर ने कहा कि यदि हम इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करें और हम ए और सी, इन ए और सी एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज निकालें, तो हमारा जो एवरेज का आंसर आएगा वो बी के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। तो डोबर्नियर ने एक ट्रायड ली थी, उसका मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि डोबर्नियर का लॉ क्या था और आप इसका एग्जांपल भी दे पाए। एक ट्रायड में 3 एलिमेंट थे, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। अब लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7.0। सोडियम का कितना होता है? 23.0 और पोटासियम का होता है 39.0। तो डोबर्नियर के अकॉर्डिंग यदि हम Li और P यानी पोटासियम की एवरेज निकालें, देखिए आप, हमारा आंसर सोडियम के इक्वल आया। तो डोबर्नियर ने इस बेस पे ला दिया था। डोबर्नियर के लॉ का क्या नाम था? डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स। ट्रायड क्या होता है? ट्रायड 3 एलिमेंट का एक ग्रुप होता है जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो डोबर्नियर ने अपने लॉ में क्या कहा कि यदि हम एक ट्रायड में जैसे 3 एलिमेंट है, उनको हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज करें, तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड की एवरेज निकालें एटॉमिक मास की, वो सेकंड के इक्वल आएगी। तो इस बेस पे डोबर्नियर ने अपना लॉ दिया। तो अब हम देखेंगे डोबर्नियर का लॉ कहां पे आके फेल हुआ। आप जानते हैं उस समय 30 एलिमेंट नोन थे, लेकिन डोबर्नियर केवल 3 ट्रायड ही दे पाया था। यानी डोबर्नियर के लॉ की जो ड्रॉबैक्स थी वो क्या थी कि डोबर्नियर का जो लॉ था वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स पे ही एप्लीकेबल था, यानी 9 एलिमेंट तक उसका रिजल्ट सही आता था। लेकिन उस समय जो बाकी के 21 एलिमेंट्स थे, डोबर्नियर का लॉ उनको
सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी अगर हम बाकी के 21 एलिमेंट में ये एवरेज वाला सिस्टम लगाए तो इनका आंसर एग्जैक्ट सेम नहीं आता था, जबकि ये जो पहले यानी 3 ट्रायड्स थी इनमें जो एटॉमिक मास था वो रफली इक्वल आ जाता था, यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था, लेकिन अगर हम रफली देखें तो वो इक्वल आ जाता था। तो डोबर्नियर आगे जाके फेल हुआ क्योंकि वो सिर्फ 9 एलिमेंट पे ही अपने लॉ को एप्लीकेबल करा पाया, बाकी 21 एलिमेंट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं थे। तो जब डोबर्नियर का लॉ ऑफ ट्रायड्स फेल हो गया, उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी एलिमेंट्स को अपने हिसाब से अरेंज करने की सोची। तो डोबर्नियर के लॉ के बाद जो अगला लॉ दिया एलिमेंट्स को अरेंज करने का, वो दिया न्यूलैंड ने, जिसका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बिल्कुल सिंपली हम इसको भी स्टडी करेंगे। तो एक याद रखने की चीज है कि जो न्यूलैंड था उसके समय पे कितने एलिमेंट थे, उस समय पे थे 56 एलिमेंट। तो न्यूलैंड ने अपने लॉ में क्या कहा, न्यूलैंड ने कहा कि जैसे हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जो एलिमेंट है उनको अगर हम अरेंज करें, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, और जैसे हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, तो फर्स्ट के बाद जो आगे 8th एलिमेंट आएगा उसकी और फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ सेम होगी। तो न्यूलैंड ने कहा कि उस समय पे जैसे लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी जब न्यूलैंड ने देखी तो उसको सेम लगी, वो दोनों प्रॉपर्टी सेम थी। तो न्यूलैंड ने अपना लॉ इसी बेस पे दिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और उसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलरिटीज होंगी, और इस हिसाब से न्यूलैंड ने अपने टेबल में, अपने पीरियडिक टेबल में उसने इस हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करने का सोचा। तो क्या हुआ, न्यूलैंड ने इस हिसाब से अरेंज कर दिया। अब जो न्यूलैंड है इसके लॉ का नाम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैसे पड़ा, आप जानते हैं जो न्यूलैंड है उसने अपने लॉ को कंपेयर किया जो म्यूजिक की ऑक्टेव्स है, इसलिए म्यूजिक में जो ऑक्टेव पाई जाती है उसके हिसाब से न्यूलैंड ने अपने लॉ को कंपेयर किया, इसीलिए इसके लॉ का नाम पड़ा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड का लॉ कहां पे आके फेल हो गया। न्यूलैंड का जो लॉ था, न्यूलैंड ने जो अपना लॉ दिया था वो सिर्फ एप्लीकेबल, यानी वो सेटिस्फाई कर पाता था कैल्शियम तक। कैल्शियम के आगे जितने भी एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हिसाब से सही नहीं बैठती थी। न्यूलैंड ने बताया कि अब 56 एलिमेंट नोन है यहाँ पे, और फ्यूचर में इसके बाद एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। पहला ड्रॉबैक कि जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, उसने जिस आधार पे अपना लॉ दिया था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही सेटिस्फाई कर पाती थी। आगे जितने एलिमेंट बचे, जैसे उस समय 56 एलिमेंट थे, तो वहां तक उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाई, और न्यूलैंड ने बोला कि जो 56 एलिमेंट हैं डिस्कवर्ड है इस समय, आगे फ्यूचर में और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। एक न्यूलैंड के लॉ का एक और ड्रॉबैक था कि न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में अरेंज कर दिया। तो ये भी गलत बात थी, यानी 2 एलिमेंट को एक ही स्लॉट में अरेंज करना गलत है। तो ये भी हम इसके एक ड्रॉबैक के तौर पे इसको गिनेंगे। तो इस तरह से न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको हमने स्टडी किया। न्यूलैंड ने अपना लॉ किस बेस पे दिया, न्यूलैंड ने अपने जो उस समय पे नॉन एलिमेंट थे उसने सबसे छोटे को लिया था, यानी हाइड्रोजन से शुरुआत करके, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था, उसने हाइड्रोजन से शुरू किया अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना। और उस समय में जो नॉन थे और उनमें जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक मास था थोरियम, वहां तक उसने उनको अरेंज करने का काम किया, यानी उसने हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक के एलिमेंट्स लिए और उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया, और बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और उसके बाद जो 8th एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। और अब न्यूलैंड के लॉ के हमने कुछ ड्रॉबैक पढ़े कि जो न्यूलैंड के लॉ था उसका ड्रॉबैक था कि जैसे उसने 2 एलिमेंट को एक ही स्लॉट में अरेंज कर दिया, उसका लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आके न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी फेल हो गया। अब तक हमने स्टडी किया कि जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने के लिए सबसे पहले लॉ दिया था डोबर्नियर ने, जिसका नाम था डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स। फिर वो डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स फेल हो गया, फिर उसके बाद एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम किया न्यूलैंड ने, जिसने ला दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
फिर ये भी फेल हो गया। इसके फेल होने के क्या क्या कारण थे, यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ वोल्टेज के क्या क्या ड्रॉबैक थे, हमने वो स्टडी किए। कि न्यूलैंड ने बोला था कि अब 56 एलिमेंट नोन है और फ्यूचर में इसके आगे एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे, जो कि गलत था, क्योंकि आप जानते हैं इस समय कितने एलिमेंट हैं। और न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ वोल्टेज था वो एप्लीकेबल था सिर्फ कैल्शियम तक, यानी न्यूलैंड ने जो बताया था उसकी जो प्रॉपर्टीज थी न्यूलैंड लॉ ऑफ वोल्टेज की, वो सेटिस्फाई कर पाती थी सिर्फ कैल्शियम तक। उसके आगे के जो एलिमेंट थे वो उसके हिसाब से फिट नहीं बैठते थे। और न्यूलैंड ने एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट को अरेंज कर दिया। तो ऐसे हम कुछ ड्रॉबैक्स बता सकते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ वोल्टेज के। तो अब जब न्यूलैंड का लॉ भी फेल हो गया, तो उसके बाद जो लॉ दिया एलिमेंट्स को अरेंज करने का, वो दिया मेंडलीव ने। यानी फिर आया मेंडलीव। मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल दी अपने न्यूलैंड के लॉ ऑफ वोल्टेज के फेल होने के बाद। मेंडलीव ने जितने एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने का काम किया। अब जो मेंडलीव है उसने भी एटॉमिक मास के आधार पे ही एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम किया, लेकिन उसने एटॉमिक मास के साथ साथ कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट लिया और उस पे स्टडी करके उसने एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम किया। आप थोड़ा याद रखिए कि जो मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल दी थी, जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी वो सिर्फ एटॉमिक मास के आधार पर ही नहीं थी। उसने एटॉमिक मास के साथ साथ कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट लिया। विद एटॉमिक मास ही आल्सो कंसीडर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर किया। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे भी उसने अपने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक लॉ दिया। उसने कंसंट्रेट किया कुछ कंपाउंड्स पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लिख सकते हैं इसको एग्जाम में। अगर मेंडलीव पीरियडिक टेबल के बारे में, मेंडलीव पीरियडिक लॉ के बारे में पूछा जाए कि उसने कंसंट्रेटेड ऑन दैट कंपाउंड्स which are made by hydrogen and oxygen. Are made by hydrogen and oxygen. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेंडलीव ने उन्हीं कंपाउंड्स पे क्यों कंसंट्रेट किया जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका भी एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है और वो आसानी से बहुत से एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। इस मेंडलीव ने जो अपना लॉ दिया वो इस बेस पे दिया। उसने एटॉमिक मास के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर किया। और मेंडलीव के जो पीरियडिक टेबल है उसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। मेंडलीव ने उस समय में क्या किया, जब मेंडलीव ने ये लॉ दिया तो उस समय पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेंडलीव है उसके समय पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने, आप बिल्कुल सिंपली समझिए, मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने 63 कार्ड्स लिए और प्रत्येक कार्ड पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिखनी शुरू कर दी। और उसने फिर क्या किया, उसने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कार्ड्स पे लिखने के बाद क्या किया, उसने उनको सॉर्टेड करना शुरू किया कि जिस चीज की प्रॉपर्टी सेम है उनको एक जगह पे करना शुरू किया और उनको फिर पिन कर दिया वॉल पे। तो जब उसने वॉल पे उनको पिन कर दिया तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि बहुत से एलिमेंट्स अरेंज हो गए हैं पीरियडिक टेबल में। और किस बेस पे अरेंज हो गए हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे। मेंडलीव ने पाया कि बहुत से एलिमेंट जब उसने जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको सॉर्ट करके दीवार पे वॉल पे पिन किया तो उसने पाया कि बहुत से एलिमेंट ने अपनी पोजीशन ले ली है और एक पीरियडिक टेबल बना रहे हैं और वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज हो गए हैं। मेंडलीव ने उसके बाद क्या ला दिया, मेंडलीव ने ला दिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंडलीव का लॉ है कि मेंडलीव ने लॉ क्या दिया था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic masses, are the
पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये ला दिया था फिर मेंडलीव ने। अब हम पढ़ेंगे कि जो मेंडलीव है उसकी जो पीरियडिक टेबल थी, मेंडलीव पीरियडिक टेबल, उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्या एडवांटेज है। देखिए आप, अचीवमेंट्स, इसकी अचीवमेंट्स हम लिख सकते हैं। मेंडलीव पीरियडिक टेबल की अब कुछ अचीवमेंट स्टडी करेंगे। मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल थी वो कंटेन करती थी वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, सिंपल चीज है, आप जानते हैं, वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। अब हम कुछ अचीवमेंट स्टडी करते हैं मेंडलीव पीरियडिक टेबल की, कि मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल थी उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हम बता सकते हैं। मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल थी उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उस समय पे जब मेंडलीव ने अपना पीरियडिक ला दिया, अपनी पीरियडिक टेबल बनाई, उस समय पे नोबल गैसेज डिस्कवर नहीं हुई थी। तो बाद में जब नोबल गैसेज डिस्कवर हुई तो वो अलग से अरेंज हो गई। मेंडलीव पीरियडिक टेबल, मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को जिस तरह से अरेंज किया था, तो जो बाद में नोबल गैसेज हुई तो वो मेंडलीव पीरियडिक टेबल में अलग से आराम से ऐड हो गई, बिना पहले ऑर्डर को डिस्टर्ब किए हुए। यानी मेंडलीव ने जिस हिसाब से अपने एलिमेंट्स को पहले अरेंज किया था तो उनका ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ जब नोबल गैसेज पीरियडिक टेबल में ऐड की गई। तो ये एक मेन अचीवमेंट है। और क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या अचीवमेंट्स हम बता सकते हैं पीरियडिक टेबल की जो मेंडलीव ने दी थी। मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ा था, जैसे उसने अपने पीरियडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ा था, तो हम इस गैप को इसकी डिसएडवांटेज नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसको इसके एक एडवांटेज के तौर पे बता सकते हैं। क्योंकि मेंडलीव ने कहा था, मेंडलीव ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि फ्यूचर में बहुत से एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, तो हो सकता है वो इस गैप में फिट हो जाए। तो हम इस तरह से ये भी एक अचीवमेंट बता सकते हैं मेंडलीव पीरियडिक टेबल की, कि मेंडलीव ने जो गैप छोड़ा था, मेंडलीव ने कहा था कि फ्यूचर में जो कुछ एलिमेंट्स इसमें फिट हो सकते हैं। तो ये अचीवमेंट्स के तौर पे हम देख सकते हैं मेंडलीव पीरियडिक टेबल की। फिर हम देखते हैं इसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्योंकि हमें दोनों स्टडी करनी पड़ती है, लिमिटेशंस भी और अचीवमेंट्स भी, तभी आप अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, सबसे फर्स्ट और सबसे बड़ी लिमिटेशन थी ये एक प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाया था हाइड्रोजन को। ये इसकी एक लिमिटेशन के तौर पे हम बताएंगे कि जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी उसमें एक प्रॉपर प्लेस फिक्स नहीं था हाइड्रोजन का। सेकंड, आइसोटोप्स के बारे में हम बोल सकते हैं। जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो जो मेंडलीव है वो उनको अपनी पीरियडिक टेबल में सही से अरेंज नहीं कर पाया। ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ी लिमिटेशन है मेंडलीव पीरियडिक टेबल की। एक और इम्पोर्टेंट लिमिटेशन हम लिख सकते हैं कि जैसे कोबाल्ट और निकल की पोजीशन को लेके मेंडलीव ने क्या किया है, मेंडलीव ने यहाँ पे इन दो में कुछ गड़बड़ है। मेंडलीव ने अपने जो पीरियडिक लॉ है उसमें क्या करता है, उसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है और इम्पोर्टेंट है कि मेंडलीव का जो पीरियडिक लॉ है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करता है एलिमेंट्स को। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया है, कोबाल्ट जो है इसका जो एटॉमिक मास है वो है 58.93 और निकल का जो एटॉमिक मास है वो है 58.71। अब एक तरफ तो मेंडलीव बोल रहा है कि हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज कर रहे हैं, लेकिन वहीं उसने अपनी पीरियडिक टेबल में एक गलती की हुई है। उसने जो कोबाल्ट है उसको पहले अरेंज किया है निकल से, जो बहुत गलत है, क्योंकि जो निकल है उसका जो एटॉमिक मास है वो कम है कोबाल्ट से। तो इस हिसाब से अगर हम इसके पीरियडिक लॉ के हिसाब से देखें तो हमें निकल कोबाल्ट से पहले अरेंज करना होता है। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया है, मेंडलीव ने
कोबाल्ट को पहले लिख दिया और निकल को बाद में लिखा। तो हम इस तरह से कुछ लिमिटेशंस भी बता सकते हैं मेंडलीव पीरियडिक टेबल की। तो अब मेंडलीव पीरियडिक टेबल के बाद हम स्टडी करते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मेंडलीव पीरियडिक टेबल की आपको डिसएडवांटेज और अचीवमेंट्स मैंने अच्छे से बताई, आपको पता होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो हम अब पढ़ रहे हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि अब जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। उसमें है 118 एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में स्टडी करते हैं। इसके आने से पहले जो मेंडलीव था उसने अपनी पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था एटॉमिक मास के आधार पे। मेंडलीव ने एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया था अपनी पीरियडिक टेबल में। अब क्या होता है, हेनरी मोसले आता है और वो क्या कहता है, वो शो करता है, शो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is more fundamental than its atomic mass. Is more fundamental property than its atomic mass. तो अब क्या होता है कि जो हेनरी मोसले है उसने क्या कहा, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। तो इसके बाद क्या होता है, जो मेंडलीव का पीरियडिक लॉ था, मेंडलीव जो पीरियडिक टेबल थी वो मॉडिफाई हुई और एटॉमिक नंबर के आधार पे नई पीरियडिक टेबल बनी। यानी अब एटॉमिक नंबर के बेस पे नई पीरियडिक टेबल बनी। तो जो हेनरी मोसले था उसने क्या ला दिया कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसका क्या ला था, जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये ला दिया फिर मॉडर्न पीरियडिक लॉ, ये आया जो हेनरी मोसले ने मॉडिफाई किया कि जो अब इससे क्या होना शुरू हो गया, पहले जो एलिमेंट्स थे जो मेंडलीव पीरियडिक टेबल थे उसमें जो एलिमेंट्स थे वो अरेंज थे, किसके बेस पे अरेंज थे, एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज है एटॉमिक नंबर के बेस पे। अब जो हमारी पीरियडिक टेबल है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। हम इसको साफ कर लेते हैं कि अब हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं हमारी पीरियडिक टेबल में, जो 18 वर्टिकल कॉलम्स अब जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम बोलेंगे पीरियड्स। कि अब जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, जो 18 वर्टिकल कॉलम्स यानी ग्रुप्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स में है। यानी हमारी जो पीरियडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं और हमारी पीरियडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम जिनको हम बोलते हैं ग्रुप। यानी हमारी पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड है। ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की। अब हम इनके बारे में कुछ और स्टडी करते हैं। जैसे कि आप एक ग्रुप के बारे अगर हम पढ़ें, किसी भी ग्रुप के बारे, तो आप बिल्कुल सिंपली 2 एलिमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, फ्लोरीन और क्लोरीन।
जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं F और Cl से। फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपको पता होगा, इसका एटॉमिक नंबर है 9 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी फ्लोरीन की 27 और क्लोरीन की बनेगी 287। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि एक ग्रुप में जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों एक ही ग्रुप में है, फ्लोरीन और क्लोरीन, तो इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। और जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ सेल है 2 1 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल है 3। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि एक ग्रुप में जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप है, तो जैसे हम उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है और जो वैलेंस सेल है वो एक इंक्रीज हो रहा है जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और अब हम अगर पीरियड के बारे में पढ़ें तो पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स में हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं जब, तो उसमें क्या होता है, पीरियड्स में जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रुप्स है उसमें क्या होता था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहते थे और जो नंबर ऑफ सेल है वो क्या होते थे, वो एक एक करके इंक्रीज होते जाते थे। पीरियड में इसका अपोजिट है, इसमें जो वैलेंस सेल है वो तो सेम रहेंगे और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होंगे। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे सोडियम है जिसको हम Na से लिखते हैं और फिर है हमारा मैग्नीशियम जिसको हम Mg से लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका एटॉमिक नंबर है 12। ये एक ही पीरियड में है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई 281 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 282। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैलेंस सेल सेम है 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं जैसे हम अपनी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 और यहाँ पे है 2। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपली मॉडर्न पीरियडिक लॉ किस तरह से हम बता सकते हैं हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल को एक बार बिल्कुल जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि जब 1800 साल के आसपास क्या हुआ, उस समय 30 एलिमेंट नोन थे, तो उनको अरेंज करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट प्रयत्न कर रहे थे। तो सबसे पहले ला दिया डोबर्नियर ने लॉ ऑफ ट्रायड्स। जब उसका लॉ फेल हो गया उसके बाद है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद मेंडली पीरियडिक टेबल आई और लास्ट में अब हम जो पढ़ते हैं वो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। हमारी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसमें 118 एलिमेंट्स हैं। मेंडली के समय में 63 एलिमेंट्स थे, न्यूलैंड के समय में 56 एलिमेंट थे और डोबर्नियर के समय में 30 एलिमेंट थे। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद रखना। अब जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसमें 118 एलिमेंट्स हैं जो कि अरेंज हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम बोलते हैं ग्रुप और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम बोलते हैं पीरियड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।